हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ अच्छा, बढ़िया, मस्त। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हमने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है और आज हम इंटीग्रेशन पर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन पे हमने थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा पर थोड़ा सा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और आज मैं उस पर थोड़ा सा और लाइट डालूँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। तो थोड़ा सा आप समझ जाओ, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्या होगी? मिनिमम। ये सब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ और उसके लिए कंडीशन क्या है वो भी आपको पता है। मतलब कभी भी dy/dx करोगे, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो। ये दोनों चीज़ हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी। मैक्सिमम अगर होगा तो डबल डिफरेंशिएट करोगे, यानी d2y/dx²। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा? मैक्सिमा के लिए लेस देन ज़ीरो और मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा बेटा? d2y/dx² करोगे तो मोर देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब ये माइनस में आएंगे, -2, -3, -4 जो भी क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि माइनस वाली जो भी नंबर्स होती हैं वो ज़ीरो से छोटी होती हैं और ये सब तो ज़्यादा आएंगे। तो ये कंडीशन है। मैंने एक एग्जांपल दिया था हाइट का। हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बेटा तो ऐसे जाता है, थीटा एंगल से फेंकते हैं, तो ये जो आता है इसको हाइट बोलते हैं। गलत थोड़ा सा मेरा ख़राब है, शायद साउंड थोड़ा क्लियर ना रहे, बट अब इतना भी ख़राब नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये मैक्सिमम हाइट है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता है इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं बेटा। अब अगर इसकी वेलोसिटी v है, थीटा एंगल पे फेंका है, तो कोई पूछे कि एट व्हाट एंगल r इज मैक्सिमम, r कितने एंगल पर हम फेंकें कि r क्या हो जाए? मैक्सिमम आ जाए, तो क्या करोगे? अब बच्चों को याद होगा r इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये होता है। अब मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम रेंज के लिए तो dr हम डिफरेंशिएट कर दें। मान लो एंगल क्या है? थीटा, ठीक है, थीटा एंगल पर फेंके तो हम थीटा से डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। तो क्या करोगे? dr/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u² और g तो कांस्टेंट हैं, ये तो बदलने वाले हैं नहीं, खाली आपका sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा? cos 2 थीटा। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? ज़ीरो, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? ज़ीरो, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाई u²/g। ज़ीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा। अब देखो कॉस की कौन सी वैल्यू
ज़ीरो आती है। कोई बोलेगा cos थीटा, cos 90 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे अगर के एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। और 45 पर रखोगे तो यहाँ साइन ये 45 × 2 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1। तो वैसे भी कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, आर मैक्स होने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। बाकी जो वैल्यूज हैं 1 से कम होती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 1 हो जाए तो u²/g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u²/g। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसी भी चीज़ के लिए मैक्सिमम और मिनिमम का बताता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर जो है आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। बोल रहे हैं कि कोई चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्ज होंगे, एक इधर होगा एक उधर होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। चार्ज बीच में एक रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। मतलब इधर भी एक फोर्स लगे इधर भी एक फोर्स लगे, दोनों F हों, सेम इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लगेगी तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, 0 होगा। तो अब ये बता रहे हैं कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U इज इक्वल टू, बोल रहे हैं कि A/r⁴ माइनस B/r⁴ है। ठीक है, r डिस्टेंस पे रखा है और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी करती है, A/r⁴, A एंड B क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब बताना है कि फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी जिस पे वो इक्विलिब्रियम पे हों, किस R के वैल्यू पर वो इक्विलिब्रियम पे होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, IIT में कितनी बार आया हुआ है। अब क्या करोगे बेटा, अभी आगे आपको अगर पता ना हो तो फोर्स इज इक्वल टू होता है -du/dr। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया है तो -du/dr करते हैं तो फोर्स होता है। या आपको ऐसे नहीं याद होगा तो ये याद होगा कि du पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -F.dr, ये पता होगा, तो वहीं से ये है ड्राइव। अब हमको क्या करना है कि ये फोर्स 0 होगा तभी तो F क्या होगा, 0 होगा तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको 0 के बराबर कर दो। तो डिफरेंशिएट करो बेटा, तो क्या लिखोगे, du/dr। ठीक है, du/dr करोगे तो क्या हो जाएगा इधर A तो ऐसे ही है,
अभी हम पहले इसको और अच्छे से लिख दें, एक स्टेप और लिख दें तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a r के पावर, r को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, r नीचे है उसको ऊपर ले जा रहा हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर ले जाओगे और उसका पावर क्या हो जाएगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा -12, और माइनस इसी तरह b का लिखोगे तो b r के पावर -6, इनको ऊपर लेकर चले गए। ये सब चीज़ें सब बता चुका हूँ आपको, और वो सब आप पहले नहीं वीडियो देखे होंगे, नहीं समझे होंगे तो यहाँ कन्फ्यूज होंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, du/dr कर दो तो क्या हो जाएगा, पावर डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, -12 इंटू a तो रहेगा ही, कांस्टेंट है, और r के पावर -12, पावर में से हमेशा डिफ्रेंशिएशन में एक माइनस कर देते हैं, -1, और ये माइनस तो है ही, ये अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस है, और इसका पावर -6, b तो है ही, r के पावर -6 -1, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया -12 a r के पावर -13, और ये माइनस माइनस बीच में ब्रैकेट है मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6b r के पावर -6 और -1 दोनों ऐड हो गए तो क्या हो गया -7, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसी को क्या करना है बेटा, 0, ये फोर्स ही तो है, ये जो डिफ्रेंशिएट किए हुए फोर्स है, ठीक है, और इसको 0 करना है, इसको क्या कर देना है 0, इसको क्या करना है 0, यहाँ पे माइनस लगा दोगे क्योंकि f इज इक्वल टू -du/dr होता है, तो इन दोनों में भी माइनस लगा दोगे, तो माइनस लगा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख दोगे क्योंकि ये माइनस के साथ है, ठीक है, माइनस दो सबके साथ है, ये 0। अब क्या करो, अब माइनस या तो सीधे सीधे उधर लेकर हटा दो या यहाँ पे कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 12 a r के पावर -13, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -6b r के पावर -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, इधर का उधर कर दो। अच्छा, इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हो, 6 तो ले ही सकते हो, एक तो 6 ले सकते हो, एक r के पावर, इसमें 13 है, इसमें 7 है, तो r के पावर -7 तो ले ही सकते हो, तो मैं ले लेता हूँ 6 r के पावर -7, तो अंदर क्या बचेगा 2a r के पावर 13 में से 7 निकल गए, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, कॉमन का मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो अभी अब कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें से उतना माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो कितना -6, और ये तो है ही -6 कॉमन ले लिए हैं, अभी b बचा है, r तो बचा ही नहीं क्योंकि -7 ले लिया इधर, इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लाइड इतना इज इक्वल टू 0, तो हमें खाली ये अगर करना हो, इसको उधर ले जाना हुआ तो क्या करोगे, 2a r के पावर -6 माइनस b इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 6 r के पावर -7, और मैंने क्या बोला है, कभी भी 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो वो भी 0 आएगा, मतलब क्या आया 2a r के पावर -6 माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a r के पावर -6 इज इक्वल टू b, अब b को उधर ले गए तो माइनस का प्लस हो गया, अब r के पावर -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/2a। अब मैंने क्या बोला था, कोई अगर इधर स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इधर 2 है, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है, और रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट को और क्या लिख सकते हैं 1/2, पावर 1/2, तो यहाँ भी r के पावर -6 इज इक्वल टू b/2a, तो r इज इक्वल टू करोगे तो b/2a तो रहेगा
पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का रूट होता था तो पावर -6 है तो उसका -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस तुम हटाना चाहते हो, ये आंसर भी सही है। ये अगर माइनस हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, सबको नीचे ला दो, b/2a पावर अभी 1/6 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 के नीचे है b/2a तो ये हो जाएगा 2a/b और पावर 1/6। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये भी आंसर है। -1/6 अगर पावर है तो b/2a होगा, 1/6 पावर है तो 2a/b होगा। इसमें कुछ कठिन है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कठिन है। अरे भाई, फोर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है d-du/dr। अब ये डिफ्रेंशिएशन मैंने इतना आपको बता दिया है, तो डिफ्रेंशिएट इसको r के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो क्या? अरे r को ऊपर ला दिए, पावर का माइनस में हो जाएगा दोनों का। अब एक बार ऊपर ला दिए, अब डिफ्रेंशिएट r से करोगे तो डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बोला है, पावर आगे आ जाएगा, उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा। सेम इसके लिए भी पावर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये -du/dr था, मतलब जो भी आएगा उसमें माइनस लगाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब दोनों में अगर देखें तो r के पावर -7 तो दोनों में से निकाल सकते हो, 6 दोनों में से निकाल सकते हो, तो इतना निकाल लो तो ये बचा। फिर इसको उधर ले गए हो तो 0 हो गया, फिर ये =0, फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिए। तो r = किस पोजीशन पे बेटा, r = 2a/b के पावर 1/6 इस पोजीशन पे वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा, ये करने के लिए हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करके खाली आप ये बता सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है बेटा, उसको करने के लिए आपको 2 बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे और वो 0 से कम है तो स्टेबल होगा और 0 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा बेटा। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा आइडिया, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। और भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ का सेक्शन एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आपको जब चैप्टर में प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ाने लगूँगा तो वहाँ डिटेल में क्वेश्चन करवाएंगे। अब आ जाते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफ में जैसे मैंने बोला था, ये x ये y, कोई भी ग्राफ है तो ये क्या बताता था, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, ये रेट बताता है। क्या बताता है बेटा, रेट, मतलब dy/dx, किसी भी पॉइंट पे उसका रेट बताएगा, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या बताता है, y/x ग्राफ का अगर इंटीग्रेशन देखना हुआ तो क्या बताएगा, एरिया बताता है, एरिया। ठीक है, अब कोई बोले कि मान लो यहाँ से 0 से ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक मान लो x इसका है, तो वहाँ तक का जो एरिया होगा उनके बीच का क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे खींच दोगे, अब ये एरिया ऐसे निकाल पाओगे क्या, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तब तो निकाल लेते, ये कर्व है तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब सपोज दैट ये पॉइंट लिए इतना, जो लगभग आपको सीधा मान सकते हो कि सीधा है, तो इसका एरिया निकाल लिए। फिर ये पॉइंट लोगे,
तो इसका तो छोटा लोगे तो ये एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन लंबा लोगे तो ये कर्व है। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये एरिया निकालोगे। लेकिन बेटा इसमें बाकी ये एरिया, ये पूरी तरह से एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जब पूरा निकालना होगा आपको ये, तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब एक साथ पूरा निकालना हुआ तो नहीं कर पाओगे, ये छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा करके आपको निकालना पड़ेगा। तो छोटे छोटे एरिया जो निकालोगे, एरिया का मतलब क्या, मल्टीप्लाई y इंटू डी एक्स कर दें। मान लो y एक है, यहाँ पे y वैल्यू है, यहाँ x कितना हुआ डी एक्स, थोड़ा सा x बढ़ाए तो y इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने हैं छोटे छोटे उनको क्या करो, जोड़ दो। उनको सबको जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा, टोटल एरिया। उस ग्राफ, जो ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा वही टोटल एरिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्राफ में एरिया क्या होता है। मान लो स्ट्रेट लाइन होता तो ये एरिया निकालना होता, मान लो यहाँ x वैल्यू, तो ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये एक तरह से क्वाड्रेंगल हो गया तो y एरिया क्या हुआ, y इंटू एक्स हुआ। लेकिन हमको खाली इतना निकालना है तो वो उसका आधा हो गया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, लेकिन कर्व वाले पार्ट में ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का साइन ये है, मतलब ये सब जोड़ देता है। ये क्या कर देता है, जो छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं उनको जोड़ देता है। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान में रखो कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। और ये क्या बताता है, रेट बताता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है इंटीग्रेशन। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना हुआ तो y इंटू डी एक्स लिखेंगे, मतलब डी एक्स से एरिया तभी तो निकलेगा। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करोगे बेटा। तो इसके लिए क्या करते हैं, नियम क्या है, नियम ये है कि जो भी अभी इसका क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई 3, एक पावर ऐड होगा। डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता था, यहाँ एक ऐड कर दोगे तो एक ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद जो पावर आया फाइनल उसी से डिवाइड कर दोगे। ये इंटीग्रेशन है, समझ गए। यानी कि y इज इक्वल टू, अगर x पावर n है तो y इंटू डी एक्स अगर तुम्हें निकालना हुआ तो क्या करोगे, x के पावर n में एक ऐड करोगे, एक पावर ऐड करोगे, और जो ऐड करने पर आया उसी से डिवाइड कर दोगे। ये इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, अब क्या है, मान लो मैं ऐसे बोलता कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते डी वाई बाई डी एक्स करते तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो एक तरह से खाली क्या आया, 2x। अब मैं ऐसे बोलूँ कि y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। अगर 2x है तो इसको अगर y इंटू डी, अब इसको इंटीग्रेट अगर करना हुआ तो इंटीग्रेट करने पर ये आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है इंटीग्रेशन। तो करके देखो, तो 2x इंटू डी एक्स करोगे तो एक पावर 2 तो 2 ही रहेगा, x में एक पावर पहले से 1 है, एक और हो गया तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई अब जो आया फाइनल पावर उसे से डिवाइड कर दिए, ठीक है। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या था, ओरिजिनली इसमें क्या था, ओरिजिनली इसमें 5 था। तो इसलिए हर इंटीग्रेशन के स्टेप पे एक कांस्टेंट हम यहाँ रख देते हैं, ये मान के कि पहले कोई संख्या रहा होगा, हो सकता है डिफरेंशिएशन करते टाइम 0 हो गया हो, तो वो मान के हम यहाँ पे एक रख देते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ईच स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज कीप वन कांस्टेंट। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट किए तो एक कांस्टेंट रखेंगे, दोबारा अगर फिर इंटीग्रेट करना हुआ, मतलब समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस सी है, इसको इंटीग्रेट फिर से करना हुआ तो बेटा एक कांस्टेंट और रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 + 1 जो आया, यानी वही 3 प्लस सी एक्स, एक और रख दोगे सी। तो एक हम मान के चलते हैं कि कोई कांस्टेंट या कुछ संख्या रहा होगा पहले, हो सकता है, क्यों हम चांस लें, नहीं ले सकते, तो इसलिए एक रख के चलते हैं। तो ये बेसिक रूल हो गया इंटीग्रेशन का, ये बेसिक रूल हो गया इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में इतना तो पता चल गया कि एरिया को बताता है। अब बेटा हम इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक होता है डेफिनिट, मतलब इंटीग्रेट हम कर दिया इनडेफिनिट, y इंटू डी एक्स। ठीक है, y कोई x का फंक्शन है, मतलब x स्क्वायर किसी पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो जो आएगा। अब एक होता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि जैसे वो बोल दिया कि x बराबर मान लो 0 से x बराबर 6, x बराबर 0 से x बराबर 6, तो ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए होता है फाइनल वैल्यू। तो हमको ये बताता है, जैसे मान लो ये बोले कि हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया नहीं निकालना है, ये मान लो x1 है और ये x2 है, तो इसके बीच का खाली एरिया निकालना है, इसके और इसके ये एरिया निकालना है, इधर वाला नहीं निकालना है। तो क्या करोगे बेटा, ये मान लो इस कर्व का जो इक्वेशन है y = x² है, ये कर्व, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इतने का एरिया निकालना है, कहाँ से, x1 से x2 तक। तो क्या करोगे, पहले तो इंटीग्रेट करोगे, y इंटू डी एक्स करोगे, ठीक है। तो y इंटू डी एक्स करोगे तो y की जगह पे x² रखो, ये इसका रिलेशन है, तो x² इंटू डी एक्स। अब ये कर दो, तो पहले ये कर दो, तो इसका आप देखो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। तो पहले इसको इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया, x के पावर अभी 2 है पहले से, एक और आ गया 3 हो गया, और डिवाइड किससे करेंगे, जो फाइनल में टोटल पावर आया। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है x1 नीचे वाला लिमिट और ऊपर वाला x2, ये लिमिट है, यानी x की वैल्यू हमें रखनी है एक बार ये, फिर ये। तो ये एक तरह से रखोगे तो क्या लिखोगे, x2³/3 और माइनस x1³/3, ठीक है। लिमिट जो रखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो वैल्यू रखोगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये हमेशा लिखोगे, ऊपर वाला के वैल्यू रखोगे माइनस नीचे वाले का। तो ये वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, 2 से 5, 6 से, मतलब जितने का वो पूछेगा उतने का आप रख के निकाल सकते हो। अब एरिया आप सोच रहे होगे कि एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, हमें एरिया से क्या मतलब है। एरिया से मतलब है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, एरिया से बहुत मतलब है, बहुत। अब देखो कैसे बताता हूँ मैं एरिया। जैसे रेट का इम्पोर्टेंस था बेटा ना, वैसे ही एरिया का भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी ग्राफ है उसके बीच जो एरिया होगा, अब जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। अब कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये मान लो 2 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ठीक है। 2 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 2 सेकेंड है और 10 सेकेंड है।
तो कोई पूछे, अब ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 2 to 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस। क्या? फाइंड डिस्टेंस। कोई कार जा रही है, वी वेलोसिटी से जा रही है, कार जा रही है वी वेलोसिटी से जा रही है, और आपको क्या बताना है? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 to 10 सेकेंड। अब क्या करोगे? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब इतना तो यार आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी ये जो एरिया ही तो आया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एरिया ही तो है, तो वही एरिया हमको निकालना है ग्राफ से। अब यहाँ पे रिलेशन दिया रहेगा कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। मान लो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करता है? ऐसे। अब हमको निकालना है एरिया, वो दूरी। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा? हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। एक छोटा एरिया निकाल लें, छोटा टी का, मान लो छोटा टी का निकाल लें, तो उसके बाद जितने भी जहाँ से जहाँ तक पूछा रहेगा सब जोड़ दोगे वो टोटल, तो यानी कि डी डी। एक छोटा दूरी, छोटा एरिया निकालोगे छोटा दूरी बताएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा दूरी बता देगा जहाँ से जहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? डी की वी की जगह पे क्या लिखोगे? टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये कर दोगे। अब यहाँ देखो ये बोला है टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर, तो यहाँ टी बराबर लोअर लिमिट 2 है और यहाँ क्या है? 10 है। तो पहले इसको कर लो, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर है, एक टी और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी क्यूब, और डिवाइडेड बाय उसी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और एक सी हम हमेशा रख देंगे, एक सी हमेशा रख देंगे, यही तो ये क्या आ जाएगा? एक सी यहाँ पे हमेशा रख देंगे। और ये अब t की वैल्यू क्या रखना है? यहाँ t बराबर 2 से t बराबर 10, 2 से 10 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये आया आपका डिस्टेंस। तो अब t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू पहले ऊपर वाली रखोगे तो क्या रखोगे? 10 के पावर 3/3 माइनस, अब 2 रखोगे, 2 के पावर 3/3। ठीक है, यही डिस्टेंस आ जाएगा, यही डिस्टेंस। ऊपर की वैल्यू रखोगे माइनस नीचे की वैल्यू, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हो, ये जो आएगा मतलब 10/3 माइनस 8/3। ठीक है, ये अच्छा जो C जो आता है, ये C जो रखते हो, C का मतलब ये है कि सपोज दैट, अब D इज इक्वल टू ये आया ना, D इज इक्वल टू क्या आया? T के पावर 3/3 प्लस C। ठीक है, C क्या है? T बराबर 0 अगर मान लें, इसमें T बराबर 0 रखोगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? C। ठीक है, तो ये हम एक C इसलिए मान के चलते हैं कि अगर यानी t बराबर 0, वो स्टार्ट जब हो रहा है तो कहाँ से है? ठीक है, ये क्या है? फोर्स, और इधर क्या है? इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को s भी बोलते हैं, s। ठीक है, अब बेटा अब क्या करोगे? मान लो कोई ग्राफ ऐसे दे दिया, ऐसे। ठीक है, अब बोल दिया कि t बराबर 2 सेकेंड से। अब यहाँ पे f और s का रिलेशन जो है, f इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 3s।
ये है रिलेशन, ठीक है। तो अब बोल दिया है कि 2 बराबर 2 से 10 मीटर ले जाने पर कितना वर्क डन होगा, वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। 2 से 10 मीटर ले जाने पर, इस फोर्स से लगाकर 2 से 10 मीटर ले जाने पर कितना वर्क डन होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S। मैं डॉट क्रॉस अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ F इंटू एस, ठीक है। F इंटू एस मतलब एफ एस अगर ग्राफ है तो उसका क्या निकालना है, एरिया, उसका क्या निकालना है, एरिया, यही तो एफ एस ग्राफ का जो एरिया होगा वही तुम्हारा वर्क डन होगा। अब 2 बराबर 2 से 10, तो मतलब ये एरिया है 2 से और 10, ये एरिया आपको बताना है। तो बेटा ये कर्व है, तो ये एरिया वैसे आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, ये एरिया नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या करोगे, तो मान लो छोटा यहाँ पे थोड़ा सा आर लिए तो थोड़ा सा एफ आया, तो उसका एरिया निकालते, तो वो डब्लू आता, छोटा डब्लू, छोटा वर्क डन, डी डब्लू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, यही तो करोगे। और पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या लिखोगे, डब्लू इज इक्वल टू एफ की जगह पे ये रख दो, 2s² माइनस 3s, और इसको क्या कर दोगे, ds, ठीक है। और ये सब इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 2 मीटर से 10 मीटर ले जाने पर। तो पहले तो इंटीग्रेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ds से करोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, s³ हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3s² हुआ, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, और प्लस c। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख दो, जो हमारा लिमिट जिसके वैल्यू रखनी है। तो यहाँ t बराबर 2 से s बराबर 2 से 10 रखना है। तो पहले इनको प्लस c एक रख देते हैं, c की ज़रूरत जब पड़ेगी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे अब क्या रखोगे, एक बार ये रखोगे, ठीक है, इसमें भी रखोगे, इसमें भी जो आएगा माइनस फिर ये रखोगे, तो वो तुम्हारा वर्क डन आ गया है, वो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। तो आई थिंक ये लिमिट आपको समझ में आ गया है। बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रूल मैंने बता दिया है, इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है और जो टोटल ऐड होके पावर आया उसी से डिवाइड कर दोगे। अब कुछ कॉमन फार्मूले, कॉमन जो आपको याद रखने हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि मान लो y इज इक्वल टू c है, ठीक है, तो y इंटू डी एक्स, c क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करोगे, तो cx हो जाएगा। x तो पहले से है नहीं, तो कोई पावर बढ़ने घटने वाला है नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू डी एक्स मतलब x² बाई 2, ठीक है। और ये तो बेसिक रूल हो गया। अब मान लो हम ऐसे बोलें y इज इक्वल टू साइन x, तो y इंटू डी एक्स करना होगा बेटा, तो क्या करोगे, साइन x इंटू डी एक्स। देखो डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था, डी वाई बाई, जैसे साइन x है अगर y इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, cos x हो जाता था, cos x। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू साइन x है, अब यहाँ इंटीग्रेट अगर करोगे तो साइन का क्या हो जाता है, माइनस cos x, माइनस cos x, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू cos x था, तो dy बाई डी एक्स क्या होता था, माइनस
साइन एक्स। यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो y इंटू डी एक्स क्या हो जाता है बेटा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाता है साइन एक्स, ठीक है, साइन का माइनस कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ पे साइन से कॉस होता था, कोई चिन्ह नहीं बदलता था। जब कॉस से करते थे तो साइन होता था, चिन्ह हो जाता था। यहाँ साइन से कॉस करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा और कॉस वाले से करोगे तो नहीं, एकदम उल्टा है, उसका एकदम उल्टा है। अच्छा, y इज इक्वल टू ई की पावर x होता था, इधर लिख दें, y इज इक्वल टू ई की पावर अगर x होता था तो dy बाई डी एक्स भी क्या होता था बेटा, ई की पावर x ही होता था। तो यहाँ भी y इज इक्वल टू अगर ई की पावर x है तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x ही रहेगा, ठीक है, वो भी ई के पावर x ही रहेगा, ठीक है। और देखो सब उल्टा है एकदम, और क्या होगा, अब जैसे मैंने एक बताया था कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर n है, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या लिखा था बेटा, मैंने इसको एक मान लिया था, मान लो कोई z मान लिए थे, तो क्या करते थे, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यही तो करोगे। तो इसको z अगर मान लोगे तो पहले डी वाई बाई डी जेड करोगे, तो डी वाई बाई डी जेड मतलब ये एक z हो गया, z के पावर 1, तो डी वाई बाई डी जेड करते तो क्या होता, z मतलब ये a एक्स प्लस b, ये एक z है तो इसका करते तो पावर इधर आ जाता और ऊपर एक माइनस हो जाता पावर, यही तो। और इंटू क्या करोगे इसमें, इंटू अब डी जेड बाई डी एक्स, ये z है, ये z है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो डी जेड बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा, खाली a आता था, तो इंटू क्या कर दोगे, a इंटू a, ठीक है, तो ये हो जाता था। तो यानी एक तरह से क्या होगा, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1। अब वही चीज़ यहाँ पे अगर हम दे दें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर n, अब इंटू y इंटू डी एक्स अगर निकालना है तब क्या करोगे बेटा, y इंटू डी एक्स है तो क्या करोगे, तो हम क्या करें, y इंटू क्या कर दें, डी जेड, ठीक है, डिवाइड कर दें y बाई डी एक्स, z बाई डी एक्स, सॉरी डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, मैं कह रहा हूँ कि y इंटू डी एक्स निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख दें y इंटू डी जेड और डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो y इंटू डी जेड और ये नीचे वाला इसको उलट के लिख दो तो डी एक्स बाई डी जेड, ये कट गया ना तो y इंटू डी एक्स ही आ गया। तो यानी कि y इंटू डी एक्स है अगर तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू डी जेड लिख सकते हैं और डिवाइड कर दें डी जेड बाई डी एक्स से। यहाँ पे क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी जेड करते थे मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स से, और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये सब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इतना तो अभी y इंटू डी एक्स तो y इंटू जी जेड, यहाँ पे z मान लिए क्या, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो y इंटू डी जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब y जो ये है ये और इंटू डी जेड,
तो ये z है, तो y इंटू डी जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये z है, z के पावर n इंटू डी जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, z के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये लिख दोगे। ठीक है, तो इसको लिख दो, तो क्या लिख दोगे, z की जगह पे ये लिख दोगे ax प्लस b, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, इतना हो गया। अब इसको निकाल लो, किसको, डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो ये z का वैल्यू है, तो डी जेड बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या हो जाएगा, b तो ख़त्म हो गया, a बचा a। ठीक है, तो इसी से डिवाइड कर दो a, तो डिवाइड किए हो तो मतलब a तो नीचे ही रहेगा। तो फाइनली क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। और बता दें, अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का क्या हो जाएगा, log e x, log e का बेस x हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका करते थे तो क्या होता था, y इज इक्वल टू log e के बेस x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता था, 1 बाई एक्स। तो इसी को इंटीग्रेट कर दिए तो ये हो जाएगा, साइन का हो गया, कॉस का बता दिया, इसका बता दिया। इसी तरह जो भी रहेंगे, y इज इक्वल टू अगर e के पावर माइनस ax है, ठीक है, तो इसको भी एक z मान लोगे, z मान के इसी की तरह से लगा लोगे। अभी इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं बचा। ओके, तो इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ताकि आप, या तो ऐसा करते हैं, अभी आप इतना ये सब नोट करते जाया करो बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें भूल जाओगे आप बेसिकली। तो जब प्रैक्टिस करोगे, नोट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब है कि बिना देखे आप जब इसको करने लगे तब समझ लो आपकी तैयारी हो गई है। तो बच्चों कैलकुलस का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। एक दो पॉइंट कुछ बचे होंगे तो मैं उनको कवर कर दूंगा। इंटीग्रेशन पे आपके कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और डिफरेंशिएशन कैलकुलस पे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, और ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। मैकेनिक्स बहुत प्रोन है, तो बच्चों कैलकुलस पूरे मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस। तो ये आप समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन मतलब रेट, इंटीग्रेशन मतलब एरिया कैसे निकालते हैं। ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी बेसिक मैथ आपको पहले ही बता दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा जो अलग अलग साइज शेप हैं उनके क्या एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फिर हम आ जाएंगे फिजिक्स में, प्रॉपर फिजिक्स में चैप्टर 1 से चालू करेंगे। तो बच्चों आप देखते रहिए, टाइम निकाल के देखिए, दूसरों को भी शेयर करिए, और जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठाइए, और हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डाउट है, आपको लगता है कि नहीं फिर से मैं और अच्छे से समझा के उसको, तो मैं और अच्छे से समझा के बता सकता हूँ। बट कम टाइम में ज़्यादा बताने के चक्कर में मैं थोड़ा सा शायद फास्ट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता, इन द सेंस आपको कमेंट करना है, बताना है,
या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, वो सब भी आपको जैसा रहता है। ओके बच्चे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे इसी को। आगे शायद 1 या 2 वीडियो और लगेंगे, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके।